बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी। आज हम बात करेंगे कि जो लैट का जो टेस्ट होता है वो उसके पास्ट पेपर्स के बारे में, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ऐसे जो राइटिंग है, पर्सनल स्टेटमेंट है, वो आपने कैसे लिखनी है उसके बारे में भी बात करूंगा। ये पहले हम देख लेते हैं इसका ये 1 मिनट के अंदर अंदर कि जो इसका सिलेबस है ऐसे जो है वो 15 मार्क्स का होता है। आपने उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है आपने कि आप ये जो प्रोफेशन है ये चूज़ करने जा रहे हैं, अडॉप्ट किया जो आपने, ये क्यों करने है, इसका आपके वो रीज़न पूछते हैं आपसे, आपके ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है 20 MCQs पोर्शन जो है वो इंग्लिश का 20 नंबर का है और जनरल नॉलेज का भी 20 नंबर का है और इस्लामिक स्टडीज़ का 10 मार्क्स का है और पाकिस्तान स्टडीज़ का भी 10 मार्क्स का है। इस तरह उर्दू जो है वो और मैथ, ये उर्दू 10 मार्क्स की है और मैथ 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। मैथ में बेसिक मैथ पूछते हैं और उर्दू में जो वोकैबुलरी के बारे में पूछते हैं और इंग्लिश में जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन। लें जी, अब आप जो उसके पास्ट पेपर्स हैं उस पर आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हम पास्ट पेपर ओपन करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। राइट एन ऐसे ऑफ 200 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने लिखना आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक पढ़ते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट जो है उसमें जो एजुकेशन का जो रोल है वो क्या है, वो आपने देना है इसमें। ये देखिए, अब मैं आपको लेकर जाता हूँ गूगल पर। आप क्या करें, आप इधर लिखें रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। लेट मी नेट। तो आपने जब ये रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लिख लिया तो इसको आप करेंगे सर्च, ठीक है। ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो आपने गूगल पे फ़ौरन जाना है, तो आपने उस पर सर्च करें, हर चीज़ पड़ी हुई है। ये देखें, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्री एजुकेशन, ऐसे ये आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो है उस पर आप रोज़ाना एक ऐसे पढ़ें आप उस पर। द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वर्ल्ड वाइड की जो वर्ल्ड ऑफ लेबर, द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ये देखें, ऐसे हमारा रिलेटेड ऐसे, इसको पढ़ें आप। इज एजुकेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये देखें, इस तरह से हम कोई भी चीज़ ना जो हमें यानी कि कन्फ्यूज़ कर रही है, जो हमें नहीं पता, हम इस तरह गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पास्ट पेपर्स पे। ये देखें जी, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अच्छा, पहला क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इन दोनों ऐसों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हैं। जिस तरह जो मैंने आपको बताया कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे लिखना कैसे है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वीडियो के एंड पे मैं ना आपको बताऊंगा कि ऐसे आप कैसे लिखना है, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, उसकी जो आपने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये कैसे देना और उसकी जो मेन बॉडी है वो कैसे लिखनी है, ये मैं आपको टिप्स दूंगा इस पर, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसे क्या कहते हैं, गिव द पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। आपने पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह से पूछ सकते हैं, वाई यू बिकम ए लॉयर, आप लॉयर क्यों बने हैं, ठीक है ना, बनते हैं या आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक, वाई डू यू वांट टू बी ए लॉयर, इस तरह से पूछ सकते हैं। आपने वाई हैव यू सेलेक्टेड दिस प्रोफेशन, तो इस तरह से वो कोई भी आपसे ना जो आपकी स्टेटमेंट है वो कहेंगे कि इसको लिखें, अपनी रीज़न दें, तो वो आपने बतानी होती है, अपनी कन्विंस करना है उसमें, लॉजिकली जो ना आपने ना वो रीज़न देनी है उसमें।
ये थे दो, जो एक ऐसे होता है वो 15 मार्क्स का होता है, और जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो 10 मार्क्स होती है, ये 25 मार्क्स हो गए। अब जो 75 मार्क्स का जो है वो पोर्शन जो वो है आपका जनरल नॉलेज, उसमें इंग्लिश है, इस्लामियत है, और उसमें पाक स्टडीज़ है, और उसमें मैथ है। अब हम सबसे पहले इंग्लिश वाला जो एमसीक्यूज़ है उसको देख लेते हैं। जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, और इससे हम ना ये भी अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह के से क्वेश्चन पूछ सकता है आंधा के पेपर में। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, सिनोनिम्स देखते हैं। एस्केप का मतलब होता है रन ऑफ, वेरी इजी। कन्वर्जन कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन से निकला है कम्युनिकेशन। प्रोफिशेंट कम्पिटेंट। मोटिवेशन इंस्पायर। सेवियर प्रोटेक्टर। ट्रिम्फ ग्रेट विक्ट्री आर अचीवमेंट। ठीक है, इसी तरह एंटोनिम्स जो हैं वो आप देखें, एडवोकेट अपोनेंट, सरप्राइज अवेयर, डिस्कवर हाइड, प्रोफिशेंसी इनएफिशिएंसी, बेनिफिट ब्लॉकेज। तो जो प्रपोजिशन है 5 नंबर की वो भी आती हैं, प्रपोजिशन के भी दे सकते हैं। मैं ये जल्दी जल्दी इस वजह से करवा रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि यही आपके पेपर में आनी है। इसी तरह के रिलेटेड ये पास्ट पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और इस तरह के रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं ना वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर जो बनेगा इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड दे देखें। प्रपोजिशन देखते हैं। नंबर 1 पे है हिज हैंड्स नब्ड, विद आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा। क्लाउड्स इन द स्काई, इन आएगा, अपॉन नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। नंबर 3 पे है जी इज़ बीइंग पुश्ड बाई डोंकी, पुश्ड बाई, पुश्ड के साथ हमेशा बाई आता है, पुश्ड बाई डोंकी। नंबर 4 पे आई कुड बी देयर, ऑन स्टेडियम, इन स्टेडियम, एट स्टेडियम, इन स्टेडियम आएगा। ठीक है ना। व्हाट डू यू कॉल हु टेक मंथली वेज, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ये डू आएगा। व्हाट डू यू कॉल, अगर यू की जगह ही होता व्हाट डज ही आ जाएगा, डज ही आ जाता। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गया आपके इंग्लिश का जो पोर्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रपोजिशन। इसी तरह ये 5-5 मार्क्स की होगी, ये 15 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा ये वाला। ठीक है ना पोर्शन, ये तकरीबन 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसमें आपने करना होता है, उसको आंसर करने होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रपोजिशन आपने बतानी होती है। अब हम जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है उस पर बात करते हैं। ये देखें, अब इसकी हम डायमेंशन भी देखेंगे, ये क्या क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछ सकता है। नंबर 1 पे है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो कौन से, चाइना। चाइना अगर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है तो दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन, जो टॉप 5 कंट्री जो है ना जिनकी पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन है, तो जो लास्ट है वो कौन है, और इससे पहले जो है प्रेसिडेंट ओबामा जो था, जो बराक ओबामा जो है वो, और दूसरा दूसरा ट्रंप जो है, और अभी जो है बाइडन जो है आया, ये कितने कितने नंबर किस नंबर पर है, इनकी ये नंबरिंग भी की आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नो ओशन इन डैश कंट्री, कौन से कंट्रीज़ में ओशन नहीं है, अफगानिस्तान। नीचे दिए हुए 3-4 ऑप्शन, उनमें से 3 के ऑप्शन में वो 7 समंदर लगता होगा, तो एक में नहीं लगता होगा, वो आपने बता देना, वो अफगानिस्तान है। अगर उसमें दिया होगा उस ऑप्शन में वो कंट्री जिसके साथ कोई ओशन नहीं लगता, वो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। आगे उसने एब्रीवेशन पूछ लिया है नंबर 4 पे, नेटो। नेटो का एब्रीवेशन क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपने बताना है, इसका मतलब एब्रीवेशन भी पूछ सकता है। तो दूसरा OIC जो है, ये भी अब एब्रीवेशन उसने पूछ लिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ठीक है ना। इसी तरह जो है नंबर 6 पे यूएनओ का भी एब्रीवेशन पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश उसने यहाँ पे पूछा है, इस्टेब्लिश कब हुई, 1945 में। ठीक है ना। पाकिस्तान कहाँ किस जगह पे लोकेटेड है, साउथ एशिया में लोकेटेड है। ठीक है। नंबर 8 पे जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट कब हुआ वेस्ट पाकिस्तान से, 1971 में। ठीक है, इस तरह से ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में भी आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ये ऊपर पाकिस्तान लोकेटेड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री है वो भी आप देखें। ठीक है ना। ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो उन्होंने एब्रीवेशन पूछे और नीचे उसने पूछा कि UN इस्टेब्लिश कब हुई। इसी तरह जो ऊपर है नेटो कब इस्टेब्लिश, OIC कब इस्टेब्लिश हुई, ये भी आप देखें। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है सेपरेटेड ऑन 1971। ठीक है, आगे तक चलते हैं हम। पाकिस्तान हैज़
प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने दिया है, इसमें नो या यस, तो आपने कहना नो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। तो ईस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, हाँ इसमें उन्होंने नंबर 10 पे ये पूछा है कि पाकिस्तान के जो ईस्ट में वो कौन सा कंट्री है, वो इंडिया है। वेस्ट में कौन सा है, वो ईरान और अफ़गानिस्तान है। इसी तरह नॉर्थ में भी आप बता सकते हैं चाइना के बारे, और वेस्ट जो साउथ में है उसके बारे में भी आपने बताना है कि बहिरा अरब जिसे हम कहते हैं और अरेबियन सी भी कहते हैं जिसे। अच्छा 11 नंबर पे ये हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसके ये हाईएस्ट अगर ये है तो दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये भी आपने देखना है। अच्छा 12 नंबर पे ये है कि पिरामिड्स कहाँ पे वाक़या है, इजिप्ट में, ठीक है ना, मिस्र में, अहराम मिस्र बहुत मशहूर है, ठीक है। 13 नंबर पे कमाल अतातुर्क का तल्लक कहाँ से है, तुर्की का है, ये सबको पता है, बड़ा इजी है। अच्छा 14वें नंबर पे है यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेल्जियम में। अच्छा ये अगर बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है तो यूरोपीय यूनियन जो है ये कब बनी, ठीक है ना, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये वो सारी चीज़ें आप देखें। कम से कम इतना चीज़ें तो थोड़ा सा उसकी डायमेंशन देखनी होगी आपको अच्छी तैयारी के लिए। अच्छा 15 नंबर पे है फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने अरसे बाद होता है, 4 साल बाद होता है। इसी तरह 16 नंबर पे ये है कि कंट्री विच हैव नो किंग, 3-4 कंट्री दी होंगे जहाँ पे बादशाहत होगी और एक में नहीं होगी, तो आपने वो आपको पता ना चाहिए। इसका जवाब तो है जो क्वेश्चन आया था उसका जवाब था जर्मनी, ठीक है। 17 रशिया इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, रशिया ने अफ़गानिस्तान में कब इन्वेजन किया, ये 1979, ये तो सबको पता है, 1979 में, ये आप सब जानते हैं, ठीक है ना। आगे 98 नंबर पे ये है कि नियाग्रा फॉल्स ये कहाँ पे वाक़या है, कनाडा में। पाकिस्तान विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, कब जीता ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने कब जीता, 1960 में। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान का कौन सा है, थार है। ये देखें, ये था जनरल नॉलेज का 20 नंबर का, ये जो जनरल नॉलेज है वो 20 नंबर का है। इंग्लिश जो है वो 15 MCQ जो है वो 20 मार्क्स के हैं, और जो जनरल नॉलेज है वो भी 20 मार्क्स का है। अब इस्लामियत पे आ जाते हैं, ठीक है, इससे भी हम थोड़ी सी डिमेंशन देख लेंगे। अच्छा शेयर ऑफ सन, उन्होंने पूछा कि जो शेयर ऑफ सन है विरासत में जो बेटे को कितना मिलता है, दो गुना मिलता है, उसके 2 हिस्से मिलते हैं, ठीक है ना, एक बेटा एक हिस्सा बेटी को मिलता है, 2 हिस्से जो होते हैं वो बेटे को मिलते हैं। अगर बेटी का भी पूछ सकते हैं वो एक हिस्सा होगा, और जो बेटे का होगा वो 2 हिस्से होंगे, ठीक है ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से तल्लक था उनका, तो आप बता सकते हैं कि ये वो कुरैश था, नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 3 पे ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरिन कहाँ पे पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। नंबर 4 पे है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये किन के दरमियान थी, ज्यूज़ और कुरैश, ठीक है। और नंबर जो 5 जो है ज़कात, ज़कात जो आपने ये कब लागू होती है, ठीक है ना, ये साल में कितनी दफ़ा देनी होती है, ये कितने % देनी होती है, ये नीचे जो ये क्वेश्चन की नोयत पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा था ज़कात है साल में कितनी दफ़ा देनी होती है, 1 सी है, वहाँ साल में 1 दफ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फर्स्ट बैटल बदर कब हुई, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल बदर जो है वो कब हुई। एक तो ये आपने बताना है फर्स्ट बैटल कौन सी थी, वो बदर थी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 7 नंबर पे बैटल ऑफ खंदक ये कहाँ पे हुई, मदीना में हुई। 8वें नंबर पे ये है इस्लामिक ईयर स्टार्ट्स विद मुहर्रम, हमारा जो इस्लामिक ईयर है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। 9वें नंबर पे ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, 5 है, ठीक है ना, ये भी आपको होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं ये भी आप देखें, मैं ये डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। 10 नंबर पे जो है वो तौरात जो है वो किस नबी पर नाज़िल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अच्छा ये तो हमने पोर्शन कर लिया इंग्लिश का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, और जनरल नॉलेज का भी पोर्शन कर लिया, इस्लामियात का भी। अब हम करते हैं इसका जो दूसरा पोर्शन है मैथ का और उर्दू का, वो भी देख लेते हैं। ये देखें पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ में ये देखें पाकिस्तान कंसेप्ट किसने दिया,
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे पाकिस्तान के? कायदे आज़म। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना। फर्स्ट मार्शल लॉ किसने लगाया? अयूब खान ने। दूसरा किसने लगाया? तीसरा किसने लगाया? तो ये चीज़ें आपको अज़बर करनी है। तो दूसरा नंबर 4 पे है ड्यूरल लाइन किन दो मुल्कों के दरमियान है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरल लाइन कहते हैं। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट प्रोविंस है वो कौन सा है? बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस है तो उससे दूसरे नंबर पे कौन सा? तीसरे नंबर पे कौन सा? पंजाब कितने नंबर पे? सिंध कितने नंबर पे? KP के कितने नंबर पे है? ये चीज़ें। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? पाकिस्तान का कुल एरिया कितना है? ये वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये पूछा है कि पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म कौन बना है? नवाज शरीफ बना है, और किसी को 3 दफ़ा नहीं बना कोई भी। तो नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी, जो हमारा कौमी तराना वो किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने लिखा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब यानी कि पेश किया गया, बनाया गया? वो 1956 में। दूसरा 1962 में। तीसरा 1973 में। पाकिस्तान की बुनियाद कब पड़ी? 1947 में। 14 अगस्त 1947। ये तो बच्चों को याद है। तरबेला डैम जो है कहाँ पे वाक़ है? रिवर इंडस पे, ठीक है। ये आप पाकिस्तान स्टडीज़। अब इन क्वेश्चन से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। डैम्स के बारे में पूछ लिया उन्होंने, पाकिस्तान कब वाक़ वजूद में आया उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को वजूद में लाने के कौन कौन से किरदार ने रोल प्ले किया उनके बारे में पूछ सकते हैं। तरबेला डैम जो है, अब तरबेला डैम के बारे में पूछा कहाँ वाक़ है? रिवर इंडस पे है ना। तो दूसरे जो डैम्स हैं उनके बारे में भी आप सर्च करें, देखें। अब हम उर्दू का जो पोर्शन है उस पर देखते हैं। उर्दू की वोकैबलरी के बारे में वो पूछते हैं मसावात, बराबरी, उदासी, अफसुर्दगी, बावर, ज़रखेज़। अच्छा, दूसरा है जी कुदरत, फितरत, जुनून, जज्बा, बदनामी, रुसवाई, मुसलसल तरगीब। इसी तरह ये जो मैथ का पोर्शन है ये मैं आपको वीडियो के एंड पर ना इसको हल करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, सही ना। तो इस तरह ज़ुबानी से तो मैं आपको इसको बता नहीं सकता, जो मैथ करने से ही आता है, ठीक है। ये अब मैंने आपको करवा दी है जनाब औरों के पाकिस्तान स्टडीज़ भी करवा दी, उर्दू भी करवा दी। बेसिक मैथ जो है इसको हम वीडियो के एंड पे करेंगे और इंग्लिश के साथ, ठीक है। बाकी मैंने आपको इंग्लिश के सिनोनिम्स भी करवा दिए हैं और जो जनरल नॉलेज वो भी करवा दिया है और इस्लामियात भी करवा दी, ठीक है। ये था फर्स्ट, यानी जो हमारा जो है पास्ट पेपर, ये हमने हल किया। अब आप इसको देखें, इसको जब आप अच्छी तरह इसी तरह इस पे काम करें। नेक्स्ट जो पास्ट पेपर है वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। अच्छा, अगर अब हम मैथ के पोर्शन की बात कर लें तो उसमें से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ये 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 34 है। अब ये देखना है कि 5 की पावर 2 जो होता है 25 होता है और प्लस 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है, इज इक्वल टू 34। तो 25 प्लस 9 ये भी 34 होते हैं, ये होते 34 इज इक्वल टू 34। ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और की, कि ये देखिए 25% ऑफ 300 इज इक्वल टू 75। जो ये 25% है ये 100 का है ना, तो 25 इंटू 1/100 लिख देंगे, तो इंटू 300 इज इक्वल टू 75। तो 25/100 इंटू 300 लिखेंगे, 100 300 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 25 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गए 75 हो जाएंगे। ये देखें, तो ये भी हो गया। अब दूसरा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 की एग्जांपल मैं आपको मज़ीद दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखें 20 इंटू 0.75 इक्वल टू 1500। तो जो इसको हम क्या करेंगे, जो 0.75 है इसको हम 75 को इसका जो इशारिया वो ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75/100। जो 100 है वो उधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा, और 20 इंटू 75 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 20 इंटू 75 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1500 हो जाएगा, वो दूसरी जगह पे भी 1500 आ जाएगा। इसी तरह इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये 7 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3 प्लस 11 इक्वल टू 17।
ये देखें, जब ब्रैकेट सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, जो माइनस है ये ज़रफ़ खा रही है ये ब्रैकेट से, तो -4 जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 +11 इक्वल टू 17। तो जो 7 माइनस 4 जो है वो 3 होते हैं और 14 जो है 17 हो जाएगा। या 17 14 में से आप जो है ये 3 इधर से आप 14 इधर रख लें, उधर 3 या 7 में से निकालेंगे 4 तो 3 आ जाएंगे। 3 और 14 17, 17 इज इक्वल टू 17। इस तरह से ये मैथ का पोर्शन आता है जो वेरी ईजी होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, इसमें मैं अब आपको फार्मूला दूंगा ऐसे लिखने का, पूरा ऐसे तो नहीं लिखूंगा मैं, आपसे आउटलाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन बनाने के लिए किन किन चीज़ों को देखते हैं, और फिर उन जो मेन हेड होते हैं उनमें जो कनेक्टर्स होते हैं वो किस तरह लगाते हैं, ये वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, आप देखें, जब भी आपने कोई ऐसे लिखना उसकी पहले आउटलाइन बनाया करें। आउटलाइन शुरू होती है आपकी इंट्रोडक्शन से। आपका पहला हेड जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी होती हैं, मसलन इकोनॉमी पे आ जाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो आप ऐसे लिखें, उसकी पहले आपने बतानी होती है काजेज़ कि इकोनॉमी, अगर ये आपसे ये पूछते हैं कि जो इकोनॉमी बैड जो सिचुएशन है इकोनॉमी की पाकिस्तान में, जी अब मैं अच्छा, इसमें आपने ये बताना होता है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछते हैं कि इकोनॉमी की जो बैड सिचुएशन पाकिस्तान में है इस वक्त, उसकी क्या वजूहत है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो फिर उसका ये लिखते हैं कि उसकी काज़ेज़ लिखते हैं, ये किस वजह से हुई है, ठीक है ना। पहला इंट्रोडक्शन के बाद काज़ेज़ लिखते हैं आप, 3-4 काज़ेज़ बता दें उसके, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने उसके इफ़ेक्ट लिखते हैं कि मुल्क पर क्या उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, 3-4 वो बता दें। और इसके बाद आपने सॉल्यूशन देने होते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसको इससे कैसे निकला जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और एंड पे कंक्लूजन देना होता है। एक तो इसका ये तरीक़ाकार है, और दूसरा जो तरीक़ाकार है इशू बेस्ड जो ऐसे होते हैं, वो ये होते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो बताएंगे। जैसे मैंने इकोनॉमी की एग्जांपल दी है, इकोनॉमी की एग्जांपल दी जो मैंने, जैसे मैंने आपको इकोनॉमी की एग्जांपल दी है कि आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो बताएंगे कि आप हमारी जो इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसे चल रही है, ठीक है। और दूसरा जो जेनेसिस बताएंगे कि ये इसकी आखिर वजह क्या है, ठीक है ना, कि ऐसा है क्यों। और दूसरा ये बताएंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यानी कि हिस्ट्री में अगर आप जाकर देखें तो हमारी इकोनॉमी का क्या रोल रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी कैसी रही है, ठीक है ना। और एफर्ट्स मेड टू रेज़ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं, मुल्क के जो हुकूमत है वो एफ़र्ट कर रही है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो कौन कौन सी की जा रही हैं, क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो भी बता रहे हैं इकोनॉमी का, इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है, उसकी जेनेसिस भी बता रही हैं आप कि ये हालत क्यों है, ठीक है। और तीसरा ये बता रहे हैं कि उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी बता दिया आपने कि माजी में इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। और आपने 5वें नंबर पे ये भी बता दिया कि एफ़र्ट्स जो अभी हुकूमत कर रही है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो कौन कौन सी है, और एंड पे सजेशन भी दे देनी है आपने, ठीक है ना, कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, ये थी 2 तरीक़ाकार है, इसको आपने फॉलो करना है। अब मैं आपको जो ऐसे की आउटलाइन जो बनी हुई है ना वो आपको दिखाता हूँ, वो कैसे बनाते हैं। ये देखें, एक मैं ऐसे जो है उसकी आउटलाइन में आपसे करता हूँ ये शेयर। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये ऐसे है, ठीक है। ये तो CSS लेवल का है, मैं आपको बस एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको स्केच बताया ना, इसके मुताबिक इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी इन पाकिस्तान। ये आपने तकरीबन 7-8 लाइनों का ना जो आपने दे देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है। फिर आपने प्रेजेंट सिनेरियो बताना है, द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है ना, वो आपने बतानी है। फिर आपने इसमें आपने सी पैक ओबोर जो काम हो रहा है, जो हुकूमत बता रही है, द रियलाइजेशन ऑफ द इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो आपने बता देना है, ठीक है ना। अच्छा, जो आगे आप जेनेसिस की बात करें तो ये होता है कि
इसकी वीक परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक वजह थी, यानी कि जो बैड इकॉनमी की इंडस्ट्री लार्ज स्केल पे जो वीक उसकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना। इराटिक बिहेवियर ऑफ द एग्रीकल्चर, जो उसका जो एग्रीकल्चर जो अप टू डेट नहीं थी, ठीक है ना, उसका जो इराटिक जो बिहेवियर था उसकी वजह एक वजह हमारी जो एक वीक इकॉनमी की वजह बनी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई इन्फ्लेशन एंड पर्सनल एग्रन हाँ अच्छा, आगे चलते हैं। हाई इन्फ्लेशन बता दें आप, लेकिन द फ्लड्स इन रिसेंट ईयर्स, तो फ्लड्स आते हैं वो वजह बनते हैं। बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो हमारे अगेंस्ट टेरर, हमारे अगेंस्ट टेरर जो है उसमें ज़ाया हो गए हमारे। सुसाइड अटैक्स जो है, एनर्जी क्राइसिस में, इकोनॉमी में लो रेवेन्यू कलेक्शन हुई, चीपर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है वो हमारी मार्केट में आ गई हैं, ठीक है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो उससे नुकसान हुआ है। हमारी इंडस्ट्री आगे फ्लोरिश नहीं कर रही, क्योंकि जो यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाहर से चीज़ें सस्ती मंगवाना शुरू कर दी, इधर महंगी बनती थी, ये वजह। लॉन्च शेयर फॉर डिफेंस, एक बहुत हिस्सा जो हमारा बजट का हिस्सा जो है वो फ़ौज की डिफेंस सिस्टम में लग जाता है, डिफेंस फ़ौज को देना पड़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास इतना पैसा होगा इकोनॉमी में कि हम फ़ौज को भी मैक्सिमम दें और अपनी मुल्क को चलाने के लिए भी हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, तो हमारा कंट्री बेहतरीन तरीके से चल सकता है, ठीक है। उसके और फिर हमें किसी से कर्ज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उस सूरत में है जब हमारी जो एक तो जब मुल्क हमारा पैसा बनाना शुरू करेगा। पैसा कैसा बनेगा? जब हमारी इंडस्ट्रीज़ अच्छी होगी, जारी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेहतरीन होगी, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, हमारा एग्रीकल्चर एरिया जो अच्छा होगा, हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी होगी, वो स्किल्ड बेस होगी, ये सारी वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। MIF एक जो वजह बताइए इकॉनमी के जो वीक होने की, वो IMF लोन्स हिंडर डेवलपमेंट, जो IMF लोन ले लेते हैं फिर उनका सूद उतारने के लिए हम इतने पैसे देते हैं, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी आप बता देंगे इसी तरह से, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता। एफ़र्ट्स मेड टू रेज़ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अब कौन कौन सी एफ़र्ट्स की गई शुरू से लेकर आज तक, जब से पाकिस्तान बना है अब तक, वो उनका जिक्र करना है आपने। एंड पे आपने क्या कर देना है, सजेशन दे देनी है आपने कि टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जाए, एग्रीकल्चर को बेहतर की जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए, फार्मर जो है उनको सहूलतें दी जाएँ, ये स्किल जो एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है वो फैलाई जाए, लोगों को स्किल सिखाई जाए। ऐसी यानी कि जो डिग्रियां हैं जो स्किल बेस हो वो लाई जाएं। नई इंडस्ट्री जो डिग्रीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। ये वो सारी चीज़ें जो है ना आपने बतानी है। आपका पुलिस सिस्टम बेहतर होना चाहिए, एक आपके इकनॉमिक्स जो रिफॉर्म्स हैं वो करें। इस तरह से आप अपने ऐसे को कवर कर सकते हैं। ये थी वो सारी डिस्कशन, ऐसे आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे, ये 5-6 हेडिंग्स बनती हैं, उसमें आप अगर 2-3 लाइनें भी लिखेंगे, आप तकरीबन ये 500 वर्ड तक आपका चला जाना ऐसे। और अगर आज ये चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप ऐसे जो ना इजीली लिख सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।